काफ़ी अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी को शुभ मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदी व्याकरण अपने आप में एक बृहद बिंदु है, लेकिन जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु आता है वो आता है वर्ण विचार, जो कि एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसी वर्ण विचार के जो टॉपिक है, बिंदु है, इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वो वर्ण किस किस श्रेणी में विभक्त किए जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण हैं और विभिन्न प्रकार के जो मानदंड हैं उनके अनुसार कौन कौन से वर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्ण विचार की कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें वर्ण विचार की, तो इस वर्ण विचार बिंदु के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद क्या हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के भेद क्या हैं, अयोगवा क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक शब्द क्या हैं, उनमें क्या अंतर है, उनके जो उच्चारण का जो स्रोत है, जो उत्पत्ति बिंदु है वो कहाँ है, ठीक है, और उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए, ठीक है। इसके पश्चात जो र वर्ण होता है उनके कौन कौन से विभिन्न रूप हैं, उन सब के विषय में आज हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, कृपया करके ध्यान दीजिएगा और ध्यान से प्रत्येक स्लाइड को सुनिएगा और जो मैं व्याख्या कर रहा हूं उस व्याख्या पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखा जाए तो वर्ण का अर्थ हम ध्वनि से लगाते हैं और ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आवाज, साउंड, लेकिन व्याकरण में ध्वनि का अर्थ लिया जाता है वर्ण से। तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम बात करें गणेश शब्द की, इसमें ग व्यंजन, अ स्वर, ण व्यंजन, ए स्वर, श व्यंजन और अ स्वर का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तो अगर हम एक औपचारिक रूप से परिभाषा निकालें तो किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रम में बंधे हुए या व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहते हैं। और ये वर्णमाला प्रत्येक भाषा की होती है। अब हम चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण हैं, 52 लेटर्स हैं हिंदी अल्फाबेट्स के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर। अब हम इसको समझ रहे हैं कि जो 52 हैं वो कैसे कैसे हैं। इनका विभक्तिकरण जैसा इसमें दिखाया गया है कि 11 + 2 + 33 + 4 + 2 = 52। तो ये जो विभक्तिकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। अगर हम इस चीज को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 11 है, तो इसमें स्वर 11 होते हैं और वो स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऋ, ओ, औ, ये कुल मिलाकर के 11 स्वर माने गए हैं। इसके अलावा 2 इसमें अयोगवा हैं जिनको हम अंग और अह, ये 2 अयोगवा हैं। अब अयोगवा किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे की स्लाइड्स में प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो व्यंजन हैं वो 33 हैं और अब इनके अलावा 33 के अलावा 4 जो अभी व्यंजन कौन कौन से हैं, क वर्ण, जो क वर्ग के अक्षर हैं, च वर्ण के हैं, च वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के,
तो कुल मिलाकर के ये 25 अक्षर तो इनके हो जाते हैं। 5-5 अक्षर एक एक वर्ग में पाए जाएंगे, तो 5 वर्ग हैं इनके, 25 अक्षर तो ये 25 व्यंजन तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व, श, श, स और ह, ये 8 व्यंजन, ये 8 जो वर्ण ये हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 और 25 कुल 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं और इसके अलावा 4 संयुक्त अक्षर हैं। जो संयुक्त अक्षर हैं वो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। तो कुल मिलाकर के 33 जो 52 हमारे पास कुल हमारी हिंदी की वर्णमाला है, उनमें कुल वर्ण पाए जाते हैं। अब इनके हम एक एक करके इसका हम विशद अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें हम मूल स्वरों की। मूल स्वर कौन कौन से हैं? जैसा मैंने आपको बताया, अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ और अ, ये कुल मिलाकर के 11 मूल स्वर माने गए हैं। और इन स्वर, ये स्वर जो हैं ये कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करें अयोगवाह की, तो 2 प्रकार के अयोगवाह माने गए हैं, अंग और अह, ये 2 अयोगवाह हैं। अब इन सब की क्या परिभाषा है, इनके बारे में हम लगातार इसी वीडियो के माध्यम से अगली स्लाइड्स में अध्ययन का करेंगे। सबसे पहले हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों में जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये सारे जो वर्ग हैं कुल 5 वर्ग माने गए हैं। और एक एक वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर इनको एक नाम दिया गया है। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं ये कंठस्थ कहलाते हैं। च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो तालव्य कहलाते हैं। ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। त वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, व्यंजन हैं, वो दंत्य कहलाते हैं। प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अलावा जो 4 प्रकार के व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 4 अक्षर ऐसे हैं, 4 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। और 2 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, अड़य और अढ़य। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनका ये शुरुआती रूप में संक्षिप्त सा परिचय मैंने देने का प्रयास किया है। इनके बारे में हम लगातार विस्तृत अध्ययन इसी वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वर्ण, तो वर्ण के 2 भेद बताए आपको मैंने, स्वर और व्यंजन। स्वर मूल रूप से 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा हम बात करें आगे, स्वर किसे कहते हैं। अब हम इसको एक एक करके बाइफरगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, जो मुंह से निकलने वाली हवा है, वो मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई बाधा, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट इकाई माने जाते हैं। और हिंदी में जैसा मैंने आपको अभी बताया कुल 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, रि, ए, ओ और अ। तो स्वर हैं, स्वतंत्र इकाई हैं, इनको उच्चारित होने के लिए किसी और प्रकार की सहायता की, किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करें आगे कि स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। फिर स्वरों के बारे में पढ़ लिया, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसे हम आगे की स्लाइड में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है
अर्थात एक मात्रा के बराबर का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन कौन से? अ, इ, उ और री। क्योंकि इनके उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा के बराबर का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये दीर्घ स्वर हैं, कुल स्वर 11 थे, उनमें से 4 ह्रस्व स्वर हो गए, अब बचे 7 स्वर। वो जो 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में माने जाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। ये सातों के सातों दीर्घ स्वर की श्रेणी में माने जाते हैं। अब हम बात करें प्लुत स्वर की, ये क्या होते हैं? जबकि अधिकांश जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, कई बार हमको इस प्लुत स्वर के बारे में पता नहीं होता। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, ठीक है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी एक और खास बात है कि इन स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, और जब इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है तो उसके उच्चारण को दर्शाने के लिए इसको हिंदी में जो 3 का अंक होता है वो अंक उसके आगे लिख दिया जाता है। जैसे एक वर्ड है, एक शब्द है ओम। अब इसको हम जब उच्चारण करेंगे तो ओम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओम। तो ओ का उच्चारण जो हमने किया वो लगभग 3 मात्राओं के बराबर कर लिया, इसलिए जो ये ओ के आगे जो हमने 3 लगाया, इसका मतलब ओ यहाँ पे प्लुत स्वर का काम कर रहा है। इसी प्रकार जब हम किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं भैया, तो या है, हमने इस स्वर को ज़्यादा लंबा खींच दिया, लगभग 3 स्वरों के 3 मात्राओं के बराबर समय लिया, इसलिए प्लुत स्वर माना गया। इसी प्रकार काका, तो का है, हमने इस स्वर के जो उच्चारण में अधिक समय लगाया, 3 मात्राओं के बराबर समय लगाया, इसलिए प्लुत स्वर माना जाता है। अधिकांशतः हिंदी में ओम के जो शब्द है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें इन स्वरों की मात्राएं कैसी कैसी होती हैं। चूंकि 11 स्वर माने गए थे, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की एक खड़ी पाई के समान मात्रा है, ई की जो मात्रा है वो इस तरह जो बाईं साइड है उस तरफ से लगती है, और बड़ी जो ई की मात्रा है वो दाईं साइड से लगती है। इसी प्रकार ऊ है, वो बाईं साइड से शुरू होकर के और फिर वो घूमेगा, और जबकि जो ऊ है वो ऊपर से शुरू होकर के दाईं साइड की तरफ बढ़ेगा। इसी प्रकार री की जो मात्रा है वो ऐसे लगता है मानो कि जो बाल्टी होती है पानी भरने की, उसका कोई वो हैंडल हो, ठीक है। एक ही जो मात्रा है, एक ही उस पे ऊपर एक चोटी होती है। ए की मात्रा में 2 चोटियां होती हैं। ओ की मात्रा कैसी है? आ की मात्रा में अगर हम ऊपर चोटी लगा दें तो वो ओ की मात्रा बन जाती है, और आ की मात्रा में अगर 2 चोटियां लगा दें तो वो औ की मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार अब हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये अयोग वहा क्या होते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग वहा होते हैं, और इनकी गति है, इनका अस्तित्व है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए इन्हें ना तो हम स्वर कहते हैं और ना ही इन्हें व्यंजन कहते हैं, बल्कि इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और ये अयोगवाह हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अ स्वर के साथ में हमने लाया अंग, तो ए के ऊपर जो बिंदी लगी वो अनुस्वार के रूप में लगी, इसे ये बन गया अंगार। इसी प्रकार जो विसर्ग हैं, प्रातः, त व्यंजन के साथ में विसर्ग लगा दिया तो ये भी अयोगवाह की श्रेणी में आया, और अ के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दिया अर्थात अनुनासिक शब्द बना दिया तो ये भी अयोगवाह की श्रेणी में आता है। अर्थात ये ऐसे स्वर माने जाते हैं
जो स्वरों के साथ में भी लगते हैं और व्यंजनों के साथ में लगते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाक की श्रेणी में लाया जाता है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम जानते हैं स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, उनको उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और हवा कंठ से जब निकलती है, स्वरों में जब हवा कंठ से निकलती है तो वो निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो व्यंजनों में जो हवा निकली कंठ से वो कभी मुंह को छुए, मुंह में रुक जाती है और या मुंह के अलग अलग हिस्सों को छू करके बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। और ये स्वतंत्र इकाई नहीं होते बल्कि ये परतंत्र होते हैं। इनको उच्चारित होने के लिए स्वरों पर निर्भर होना पड़ता है। और हिंदी में जो मूल व्यंजन माने गए हैं वो 33 माने गए हैं। ठीक है बच्चों, तो साथियों इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि व्यंजन परतंत्र है, स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इनके उच्चारित होने के लिए इनको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों का उच्चारण कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो निर्बाध रूप से जाती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि तो कंठ से निकलेगी लेकिन मुंह के अलग अलग हिस्सों से वो टकराएगी, कहीं पे रुकेगी, कहीं पे ऊष्मा उत्पन्न करेगी, कहीं पे स्पर्श करेगी। इसीलिए इनको ये जो श्रेणी है ये व्यंजन के अंतर्गत आती है। अब हम बात करें कि उच्चारण जो स्थान है हमारे मुंह अर्थात कंठ, तो कंठ में जो हमारा मुंह है उसके विभिन्न स्थानों में से जो शब्द जो व्यंजन निकल रहे हैं उनके आधार पर ये जो व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। तो कंठ का उच्चारण स्थान होता है कंठ अर्थात गला, और इसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन इसमें सम्मिलित होते हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ। ठीक है, इसके बाद अगर देखें य, ह एवं विसर्ग, इनका जो उच्चारण माना गया है वो कंठ से माना गया है, कंठ, इसलिए इनको कंठ श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करें तालव्य की अर्थात तालु की। तालु का उच्चारण के लिए जिन स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है वह है ई, च, छ, ज, झ। ठीक है, इसके बाद अ, य, श। अब जो मूर्धन्य है अर्थात जिनका उच्चारण हमारी मूर्धा और जीभ के सहारे किया जाएगा वो कौन कौन से हैं? री, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, न, र, श, अड़ और अढ़, ये शब्द हैं, इनको मूर्धन्य की श्रेणी में इनको गिना जाता है। अर्थात हमारी जो जिव्या है वो हमारी मूर्धा, हमारे मुंह के जो जबड़ा होता है अंदर उसके ऊपर के पार्ट को टच करती है। अब ओष्ठ अर्थात दोनों होठों से कौन से शब्दों का उच्चारण किया जाता है, कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उनमें कौन कौन से हैं? ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसके बाद य, ण, न और म, ये सारे जो हैं ऊपर हम ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में सिर्फ उ, प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ हैं। अभी आप उच्चारण कर रहे हो तो आपके दोनों लिप्स हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हम बात करें नासिक से, जो नासिका से निकलते हैं, नाक से निकलते हैं, उनमें इ, ण, न और म। ठीक है, हम बात करें जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से किया जाता है वो कौन से वर्ण हैं? वो है ए और ए। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सम्मिश्रण से, उनके दोनों के उपयोग ला करके उनका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ और होठ दोनों के संयोग से किया जाता है, इनको कंठोष्ठ भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं कंठोष्ठ में? औ और औ।
ठीक है, इसमें हमारे होठ भी काम आते हैं और कंठ भी काम आता है। इसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण हमारे दांत और होठ दोनों के संयोग से किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? वो है वो और फो, वो और फो, ये हैं। तो अब इसका हम अगर बृहद रूप देखें हम कि कहाँ कहाँ से हमको ये उच्चारित हो रहे हैं, तो आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखने का प्रयास किया है और इसमें हर एक शब्द के आगे आपको पता, ये सारी चीज़ें क्लियर, हर एक वर्ण के आगे क्लियर क्लियर पता लग रही है। जैसे हम बात करें, सब अभी आपको बात कर रहा था, ये जो मूर्धन्य शब्द हैं, ठीक है, इसमें मूर्धन्य में जो मूर्धा से निकल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? रि, ट वर्ग, श। और ये मूर्धा क्या होती है? ये मूर्धा ये वाला पार्ट है हमारा जो जबड़े के अंदर ऊपरी पार्ट जो होता है, ठीक है, तो ये हम मूर्धा से निकल रहे हैं। जो तालु से निकल रहे हैं वो तालव्य हैं। वो कौन कौन से थे? ई, ई, च वर्ग, य और श, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें नासिका से निकलने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? अंग, ठीक है। इसके बाद इय, अण, अण, न और म, ये नासिका से निकल रहे हैं। जो हवा तो कंठ से निकल करके नासिका में प्रवेश की और वहां से निकल रही इनकी ध्वनि। दंत मूल शब्द कौन कौन से हैं? र और ल। और सिर्फ दंत वर्ड कौन कौन से, दंत जो वर्ण कौन कौन से हैं? वो है त वर्ग और स। इसके अलावा दंत और ओठ, दंत और ओठ, दांत और ओठों से मिलकर के वो निकलता है। ओष्ठ कौन कौन से हैं? ओष्ठ सिर्फ होठों से निकलेगा, वो उ, ऊ और प वर्ग। इसी प्रकार ओष्ठ और कंठ के संयोग से निकलेंगे वो ओ, आ और अ। ये जो, तो इसमें आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो हमारी, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं हवा कंठ से निकलती है और व्यंजनों के उच्चारण करते समय ये हवा विभिन्न स्थानों में प्रवेश करते हुए कई बार निर्बाध रूप से निकलती है, कई बार टकरा करके निकलती है। तो ये जो वर्गीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्लाइड में दिखाया गया है, वो इसमें बताता है कि उच्चारण स्थानों के आधार पर जो वर्ण है, जो व्यंजन है, उनका वर्गीकरण विभिन्न विभिन्न किस्म से किया गया है। अब हम बात करें व्यंजनों के बारे में, तो व्यंजन बेसिकली मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन इनके अलावा भी व्यंजनों के प्रकार होते हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा निकल रही है वो हवा किसको छुएगी? या तो कंठ को, या तालु, मूर्धा, या दांत, या ओष्ठ। इनका स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, छूती है इनको, चाहे वो कंठ को छुए, चाहे वो तालु को, चाहे अपनी मूर्धा को, चाहे दांत को या ओष्ठ को। तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन हिंदी भाषा में क वर्ग से लेकर के म तक, ठीक है, क वर्ग के शुरुआत से लेकर के म वर्ग तक ये कुल 25 जो व्यंजन है वो माने गए हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ङ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो कुल एक वर्ग में 5 हैं और कुल 5 वर्ग लिए गए हैं। तो ये 25 के 25 व्यंजन ये माने गए हैं स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा नासिक व्यंजन है, जो नासिका से जिनकी ध्वनि निकलती है वो हैं इय, ण, अण, न और म। अर्थात ये जो आपको 5 वर्ग दिए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इनका प्रत्येक का 5 जो पंचम वर्ण है वो नासिक व्यंजन की श्रेणी में आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों इसी वीडियो के माध्यम से कि क वर्ग है उसको कंठस्थ माना जाता है, च वर्ग को तालव्य, तालु से निकला हुआ माना जाता है, ट वर्ग को मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से निकला हुआ माना जाता है, त वर्ग को दंतव्य अर्थात दांतों से निकला हुआ माना जाता है, और प वर्ग को ओष्ठ अर्थात
होठों से निकला हुआ माना जाता है। बच्चों इसके अलावा हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की। अब इस पहले पढ़ा हमने स्पर्श व्यंजन, जिसने हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों को छुआ था। अब हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, ठीक है, ना तो उनका उच्चारण स्वर की भांति हो रहा है ना व्यंजन की भांति हो रहा है, बल्कि दोनों के बीच वाला जो रास्ता है, मध्यम मार्गी है, उसको अपनाया जाता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन मात्र 4 हैं जिनको आपको याद करने की आवश्यकता है। य, र, ल और वो, ये 4 व्यंजन एज अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में माने गए हैं। अब हम बात करें जो ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म जो शब्द बना है वो ऊष्मा से बना है, एनर्जी से बना है, गर्मी से बना है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसी जिस प्रकार अंतस्थ व्यंजन 4 थे, उसी प्रकार जो ऊष्म व्यंजन है वो भी 4 होते हैं। श, श, स और ह, ये 4 माने गए हैं। चूंकि इनका उच्चारण करते समय ये ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन माना गया है। अब हम बात करें संयुक्त व्यंजनों की, तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कौन कौन से माने जाते हैं? जिनका निर्माण 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से होता है, उनको मिलाने से होता है, तो उनको संयुक्त व्यंजन माना जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। पहला क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्ष का निर्माण क व्यंजन और श व्यंजन प्लस अ स्वर। जब हम पूरा उच्चारण करेंगे इसका, अगर हम श व्यंजन रखेंगे तो इसमें स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमको श को वर्ण बना दिया जाएगा तो क व्यंजन, श व्यंजन और अ स्वर के संयोग से श बनता है। इसी प्रकार त व्यंजन, र व्यंजन और अ स्वर के संयोग से त्र बनता है। इसी प्रकार ज व्यंजन और य व्यंजन और अ स्वर के संयोग से ज्ञ बनता है, इसको जन भी बोलते हैं। और इसी प्रकार श व्यंजन और र व्यंजन और अ स्वर के संयोग से श्र बनता है। तो ये 4 हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर माने गए हैं। इसके अलावा और भी जो हम व्यंजन है, जैसे बताया आपको मैंने, 3 मूल रूप से माने गए हैं। इनके अलावा नासिक भी होता है, द्वित्व व्यंजन भी होता है। अब इसमें क्या होता है? द्वित्व मतलब डबल। जब एक ही प्रकार के स्वर रहित या स्वर से युक्त व्यंजन जब एक साथ उनका उच्चारण किया जाता है या बोले जाते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न व्यंजन और न वर्ण, न गन्ना, त व्यंजन और त वर्ण ता पत्ता, ल व्यंजन और ल वर्ण ल दिल्ली, क व्यंजन और क वर्ण क छक्का, च व्यंजन और च वर्ण चा बच्चा। तो एक ही प्रकार के जो व्यंजन हैं वो चाहे उनमें स्वर हो चाहे उनमें स्वर ना हो, उनका उच्चारण जब किया जाता है तो वो द्वित्व व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षा में जब हम भाग लेते हैं तो वहाँ उस पाठ्यक्रम में कोई पूछने वाला हमसे हिंदी भाषा के वर्ण विचार से संबंधित जो विषय बिंदु है उसमें से कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें कि उच्चारण में जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास की कितनी मात्रा हम ले रहे हैं, उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब अल्प मतलब कम और महा मतलब ज्यादा। ये है हमारी श्वास की मात्रा कि हमको कितनी श्वास लेनी पड़ रही है उन वर्णों का
उच्चारण, उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा, हवा की मात्रा कम उपयोग में लाई जाती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो अगर हम प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन की बात करें, तो पहला प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, छ वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, इन सबका पहला, तीसरा और पांचवा ऑड नंबर्स मान लीजिए, वो अल्प प्राण आते हैं। जैसे क, ग, इ, च, ज, ट, ड़, ण, त, द, न, प, ब और म। तो ये सारे जो व्यंजन हैं, ये प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें, ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार जो अंतस्थ व्यंजन थे, जो जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, वो य, र, ल और व थे, वो भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। वो उच्चारण स्थल के आधार पर अंतस्थ थे, लेकिन श्वास की मात्रा के आधार पर वो अल्प प्राण है। इसी प्रकार जो अड़ और अढ़ होता है, वो उक्षिप्त व्यंजन कहलाता है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में चलो हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि पहले हमने पढ़ लिया अल्प प्राण, जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन था। लेकिन महाप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक लगती है, वो महाप्राण होते हैं। अब पहला, तीसरा, पांचवा गया, कुल 5 थे, तो दूसरा और चौथा व्यंजन बचा, वो महाप्राण बचा। ऐसे ख है, घ है, छ है, झ है, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। तो फर्स्ट, थर्ड और 5 अल्प प्राण है, सेकेंड और फोर्थ महाप्राण है। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमारे वो जो साउंड निकलेगी, वो हमारे शरीर के हिस्सों से टकरा करके, मुख के हिस्सों से टकरा करके ऊष्मा उत्पन्न करेगी। और ये 4 हैं, श, श, स और ह। तो ये 4, ये भी महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। अंतस्थ व्यंजन थे, वो अल्प प्राण थे। और जो ऊष्म व्यंजन है, चूंकि ज्यादा हमको गर्मी प्रदान कर रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, इसलिए इनको महाप्राण की श्रेणी में रखा गया है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं सघोष और अघोष व्यंजन की। तो ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन अथवा वर्णों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, अर्थात हमारा जो उच्चारण का जो स्थान होता है हमारा, जो वहां पे जो स्वर की तंत्रियां होती हैं, वो तंत्रियों में झनकार उत्पन्न होती है। तो झनकार उत्पन्न हो गई तो उसे हम सघोष कहेंगे। और जिनमें झनकार उत्पन्न नहीं हुई, स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं हुई, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब सघोष और अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसा बता रखा है आपको स्लाइड के अंतर्गत। सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये जो हैं, ये सारे के सारे सघोष में माने जाएंगे। कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व और ह, ये सारे के सारे ये सघोष की श्रेणी में आते हैं। और क्योंकि इनके उच्चारण के करते समय हमारी जो हमारा उच्चारण स्थल होता है, उसकी स्वर तंत्रियां हैं, वो झंकृत होती हैं, झंकार उत्पन्न करती हैं। अघोष व्यंजन में क्या होता है? झंकार उत्पन्न नहीं होती, झंकृत नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा चला गया, ठीक है। तो बचा कौन सा? पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा श, स और स, जो ये ऊष्म व्यंजन थे, ये भी अघोष व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, कोई झंकृति उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएं, तो हमको उच्चारण के आधार पर, अब हमने इसको जो मूल रूप से 3 माने थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, लेकिन अब हम और भी इसके जो छोटे मोटे भेद हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों को।
जो हमारे मुख के विभिन्न जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनका स्पर्श करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो ये सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। और संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जो घर्षण करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं हमारे पास, हमारे सामने, वो कौन कौन से हैं? श, स, स, ह, ख, फ नुक्ता वाला, और ज ये भी नुक्ता वाला है, जिसमें डॉट लगा हुआ है। इसको नुक्ता के नाम से जाना जाता है, ये जो डॉट लगा हुआ है। इसी तरह ज में जो डॉट लगा हुआ है, ज के स्थान पर ज हो जाता है। अब ऐसे भी हैं जो स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, छुएंगे भी और ऊष्मा भी उत्पन्न करेंगे। वो कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। दो नुक्ता वाला ज था वो संघर्षी व्यंजन था, और बिना नुक्ता वाला ज है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के श्रेणी के अंतर्गत आता है। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? वो कौन से हैं? ग, य, ण, न और म। इसी प्रकार पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? र। उच्छिक्त व्यंजन कौन सा, जिनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है? अड़ और अढ़। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ाएं इसको, एक प्रत्येक जो हमने अभी उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा, उसको यदि हम और आगे बढ़ाएं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी पाने का प्रयास करें, तो स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होता है जिनमें व्यंजन उच्चारित करते समय मुख के जो हवा है, जो साउंड है, ध्वनि है, वो मुख के किन्हीं दो पार्ट्स को स्पर्श करा करके वायु प्रवाह है वो उसका पूरी तरह अंदर ही अंदर रोक दिया जाता है, और वो ध्वनि है हमारे मुख में स्पर्श होती है। अगर हम बात करें इसको और समझने के लिए, जैसे ब और प, ब और प में दोनों होठों को जोड़ दिया जाएगा तो हवा है वो वहीं अंदर बंद रह जाती है। क और ग में जो वायु है वो गले में उसका वायु का प्रवाह है, फ्लुएंसी है, बहाव है, उसको गले में रोक दिया जाएगा। त और थ में जिव्या और दांतों से उस वायु को रोक दिया जाएगा, वहां छुएगी वो। ट और ड में जिव्या को तालू से छुआया जाएगा। तो ये इस प्रकार इनको हवा को इन विभिन्न दो पार्ट्स के बीच में रोक करके और इनका उच्चारण किया जाता है, और ये हमारे मुख के इन हिस्सों को छूती हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करें जो दूसरा व्यंजन है हमारा, वो है संघर्षी व्यंजन। जैसा आपको बताया था मैंने कि ये वो व्यंजन होते हैं जिसमें मुंह के दो उच्चारण जो स्थान है उनको पास ला करके एक बहुत ही नैरो जो होल है उसमें से बाहर धकेला जाएगा, और इससे जो है संघर्ष से जो उष्मा है वो उत्पन्न होती है। अब हम बात करें, जैसे मसलन अगर एग्जाम्पल के रूप में लें, निचले होंठ को ऊपर के दांत से जोड़ने से जो फ नुक्ता वाला फ वो निकलता है, उसकी ध्वनि निकलती है। ठीक है, ध्वनि और जो जिव्या के पिछले हिस्से को मुंह की जो छत है, हमारी जो मूर्धा है, उसके पिछले हिस्से से जोड़ने से ख निकलता है। ठीक है, तो जो ख है और बिना बिंदु वाला ख है वो संघर्षी व्यंजन नहीं है, लेकिन जो ख है, जो बिंदु वाला ख है, नुक्ता वाला ख है, वो संघर्षी व्यंजन माना गया है। इसी तरह श, श और थ, ठीक है, ये और झ है, ये और जो ज है वो भी संघर्षी व्यंजन माने गए हैं। और संघर्षी व्यंजनों की क्या विशेषता है कि उनकी ध्वनि में वायु प्रवाह को जारी रखकर लंबे समय तक बिना रुके शुद्ध रूप से उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उस वायु प्रवाह को बनाए रखा जाता है। जैसे फ, ख, श, श, स, ठीक है, थ, झ, ज,
तो ये सारे इसको, इस वायु प्रवाह को हम लंबे समय तक बना करके रखते हैं। अब हम बात करें इसके अलावा कि जो हमारे स्पर्श और संघर्षी दोनों के समेकित रूप से जब उनको उच्चारण किया जाए तो उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वो उनमें क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है, हवा है, वो हमारे जो मेन ऑर्गन्स है मुंह के, उनको स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है उनकी संख्या मात्र 4 है। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन कौन कौन से? च, छ, ज और झ, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। किस किस के? स्पर्श व्यंजन के भी और संघर्षी व्यंजन के भी। अर्थात अगर हम देखें तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते समय पहले जो ध्वनि है मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है और अंत में जो हवा है वो एक जोर के साथ, एक प्रयास के साथ, एक संघर्ष के साथ मुंह से बाहर निकलती है। च, छ, ज, झ, तो इसमें टच भी कर रही है और हमको इनको उच्चारण करते समय हमको जोर भी लगाना पड़ रहा है, संघर्ष भी करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है, तो इनका जो मूल रूप से उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। ठीक है, इसमें च, छ, ज और झ आते हैं और इन जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो सीखने योग्य हैं और जिनको हमको लगातार नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। नासिक व्यंजन, नासिक मतलब नासिका, तो नासिका से जो व्यंजन निकलेंगे तो जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाएगा तो वो प्राणवायु है वो अधिकतर उसका पार्ट है वो नाक से निकलेगी, इसलिए नासिक व्यंजन है। और नासिक व्यंजनों की संख्या सिर्फ 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो क वर्ग है, चाहे वो च वर्ग है, चाहे ट वर्ग है, चाहे वो त वर्ग है, चाहे वो प वर्ग है, उसका पंचम वर्ण है उसका उच्चारण नासिका से किया जाता है, इसलिए नासिक के व्यंजन को कहा जाता है। तो जैसा बताया आपको नासिक होता है नासिका, नाक, तो इनको जब इनका उच्चारण नाक से किया जाता है इसलिए इनको अनुनासिक व्यंजन भी इनको कहा जाता है। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? वो नाक होगी, नासिका होगी। तो वो जो प्राणवायु है वो मुख से बाहर निकलती है जिसमें अधिकांश जो व्यंजन है, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु का अधिकांश भाग है वो नासिका से बाहर निकलता है, नाक से बाहर निकलता है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन कहा जाता है। और हम आगे बढ़े इसके बारे में जानने का प्रयास करें। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं? पार्श्व, नियर, बैकग्राउंड। और इसमें क्या होगा कि जिन व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है, हवा है, वो जिह्वा के दोनों साइड से, बगल से निकल जाएगी, पार्श्व से निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अर्थात जीभ के दोनों साइड से निकल जाती है। और ये मात्र एक होता है पार्श्व व्यंजन, और वो कौन सा होता है? ल। ल में जो प्राणवायु है वो जीभ के दोनों साइड से बाहर निकल जाती है। और ल का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो आगे का भाग है वो मसूड़े को स्पर्श करता है, जिससे हमारी जो हवा है उसका जो रास्ता है वो रास्ता बाधित हो जाता है, रुक जाता है, और प्राणवायु का मार्ग रुक जाता है। इसके कारण हमारी जो जिह्वा है वो उसके आसपास से वो वायु निकल जाती है, क्योंकि हवा तो निकलेगी, वो तो अपना रास्ता तलाशेगी। इसीलिए इसी माध्यम से ल का उच्चारण पूरा किया जाता है और इस ल को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देखें कि इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन मतलब बगल वाला, बगल से जो रास्ता बना रहा है उसको कहा जाता है।
इसके अलावा हम बात करें लुंठित या प्रकंपी व्यंजन को। अब ये प्रकंपी व्यंजन और लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2 से 3 बार कांपना पड़ता है, कंपन करना पड़ता है, उसे हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इसमें केवल कौन सा वजन है, जो व्यंजन है वो है र। तो इसमें हमारी जो जिह्वा है र, तो इसमें कंपन होता है, कांपती है हमारी जिह्वा, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का जो आगे वाला पार्ट है, टंग का आगे वाला पार्ट है, वो ऊपर हमारी मूर्धा को छुएगा और एक झटके के साथ उस व्यंजन को आगे की ओर फेंक देता है। ठीक है, एक जैसे हम अढ़ अढ़, तो इसमें हम देखते हैं तो एकदम से हम उस व्यंजन को बाहर फेंकते हैं, इसलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है इनको। और ये सिर्फ 2 होते हैं, इनको इंग्लिश में फ्लैप या टैप कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिह्वा का कोई भी पार्ट है अचानक से सिकुड़ेगा, सिकुड़ करके एकदम से उस व्यंजन को बाहर की ओर फेंक दिया जाएगा, इसलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये अढ़ और अढ़, ड और ढ में नीचे बिंदी लग जाती है, तो अढ़ और अढ़, ये 2 व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, उनको संघर्षहीन व्यंजन, या चूंकि संघर्षहीन है तो ऐसे लगता है इनका उच्चारण स्वरों के समान हो रहा है, इसलिए इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें संघर्षहीन, बिना संघर्ष के व्यंजन कहा जाता है, और इनकी संख्या मात्र 2 है, य और व। तो इनका उच्चारण ऐसे हो रहा है मानो कि हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, बिना किसी बाधा के प्राणवायु मुंह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसलिए इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी व्यंजन का या वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों में से निकल करके मुंह के माध्यम से बाहर निकलती है, और जहां मुख के विभिन्न अंगों को वो स्पर्श करती है, संघर्ष करती है उनसे, लेकिन जैसा बताया आपको ने, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिसमें वो वायु है बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, तो संघर्ष नहीं है, विदाउट एनी एफर्ट है, इसलिए उसको संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर का नाम भी दिया जाता है। और इनका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है, इसलिए इनको तालव्य व्यंजनों की श्रेणी में भी रखा जाता है। और दूसरा, इसमें 2 वर्ण थे, इसमें य और व। ठीक है, और य का उच्चारण था वो तालु से हुआ, इसलिए तालव्य कहा गया, और त का उच्चारण दंतोष्ठ होता है, दांत और ओठ के संगम से होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ की श्रेणी में भी आते हैं। अब हम बात करें अयोगवाह की, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि अयोगवाह में स्वरों के योग से सार्थक शब्द बनाए जाते हैं, और ये जो अयोगवाह हैं वो कैसे होते हैं, ये अयोगवाह ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इन्हें ना तो स्वर कह सकते हैं ना ही व्यंजन कह सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं, अंग अर्थात अनुस्वार, प्रातः विसर्ग है ये, और तीसरा है अनुनासिक, अनुनासिक जो नासिका से निकलेंगे। तो 3 प्रकार के अयोगवाह होते हैं जो स्वरों के योग से सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, अंग, अह और अ, जिसमें जो ध्वनि है वो नासिका को छतरी बनाते हुए, अम्ब्रेला टाइप की शेप देते हुए बाहर निकलती है। जैसे बताया आपको, अयोगवाह के अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं और एक है अनुनासिक। कैसे कैसे होते हैं
कि इसका जो चिन्ह है अयोगवाह का वो ब्रैकेट होता है, और अनुस्वार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुस्वार जो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है वो क्या होता है। अयोगवाह का पहला पार्ट है अनुस्वार, और इसमें हम ब्रैकेट के ऊपर डॉट लगा देते हैं, मतलब जो शिरोरेखा है, जो उस वर्ण की शिरोरेखा है, उसकी मुंडी है, उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। और इस अनुस्वार का उच्चारण भी नाक से किया जाता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आधे न के रूप में किया जाता है। और जब हम इस अनुस्वार को हटाएंगे तो इसके बाद आने वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण, उसके द्वारा उसको रिप्लेस किया जाएगा। जैसे हंस, अब आप देखो कि जो इसमें अगर हम बिंदी को हटाएंगे, ठीक है, तो इसमें आधा न आएगा। अंश, इसमें आधा न आएगा। कंस, इसमें आधा न आएगा। लेकिन इसके अलावा कंठ होता तो इसमें ठ वर्ग, च वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो उसको रिप्लेस करता। इसी प्रकार विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के चिन्ह में हम वर्टिकल रूप से डबल डॉट का प्रयोग करते हैं, और इस विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के तरह से किया जाता है, जैसे अह, ठीक है, दुहुख, तो ये अह इस तरह से ह के उच्चारण के साथ में इसका किया जाता है। जैसे प्रातः, नभ, अतः, प्रायः, तो ये ह के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। ये भी अयोगवाह का एक पार्ट है। और तीसरा पार्ट है अनुनासिक, इसको चंद्र बिंदु के रूप से में जानते हैं। इसका अर्थ होता है कि अनुनासिक, अनु मतलब बैक साइड, तो नासिका के पिछली तरफ से ये साउंड निकलेगी, और इसमें इसका जो इन व्यंजनों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। और इसमें इसको चिन्ह इसका क्या है कि शिरोरेखा, अर्थात उस व्यंजन की जो मुंडी है, सिर है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे चांद, गांव, आंख। और जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है कोई, तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र उसको बिंदु ही लगा करके काम चला लिया जाता है। जैसे हैं, मैं, ठीक है, तो इसमें हमको चंद्र बिंदु लगाने की हमको स्थान नहीं मिला, तो हालांकि इसका उच्चारण अनुनासिक के रूप में ही हो रहा है चूंकि, लेकिन हम इसके लिए उस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ हम डॉट या बिंदी लगा करके ही उसका हम काम चला लेते हैं। अब हम बात करें कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता होती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, नाक का पिछला हिस्सा और मुंह। जैसे हंस और हंसना, हंस अनुस्वार से युक्त शब्द है और हंसना ये अनुनासिक युक्त शब्द है। हंस, अंश, कंस, इनका उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकल रही है, जबकि आंख, पांव, हंसना, इनका उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। अब हम देखें कि र के कौन कौन से विभिन्न प्रकार के रूप पाए जाते हैं, और इसके लिए कुछ थोड़े से नियम बताए गए हैं इसमें कि जब स्वर रहित र अर्थात र व्यंजन, अगर उस र व्यंजन के बाद कोई स्वर से युक्त व्यंजन आ जाता है, वर्ण आ जाता है, तो जो वो र व्यंजन है उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे र व्यंजन प्लस वो वर्ण, तो ये जो र है वो वे की चोटी पर, वे के जो सिर पर बैठ जाता है, उसका लाडला हो जाता है। ऐसे शब्द कौन से हैं, पर्व और गर्भ, तो र है वो रेफ के रूप में चला जाता है। र, जैसे र व्यंजन और क, तो ये ऊपर र के क के ऊपर र चला गया, तो ये तर्क, वितर्क, कुतर्क, अर्क। और जैसे र व्यंजन और म है तो मैं के ऊपर चला गया, कर्म, धर्म, शर्म, तो ये र है रेफ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कब, जब ये स्वर रहित होगा
और स्वर रहित के बाद स्वर से युक्त शब्द जो वर्ण आ जाएगा तो वो रेफ के रूप में इस्तेमाल होगा। अब हम बात करें दूसरे, इसका नियम क्या कहता है कि अगर इस स्वर के साथ में कोई र है और जब उसके पूर्व में किसी स्वर रहित व्यंजन से उसका सामना होता है तो र पदेन के रूप में उसके पैरों में जुड़ जाता है। इसमें क्या हुआ कि इसका संयोग कैसे हो रहा है, जैसे ग व्यंजन है, इसका हलंत नीचे लगा हुआ है इसमें, जबकि यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ग के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। ग प्लस र, ग्रह शब्द बना ग्रह। प और र, प्र को उपसर्ग के रूप में भी इस्तेमाल लाया जाता है। ठीक है, म और र, म्र, जैसे आम्र हो गया, नम्र हो गया, प्र से प्रेम हो गया, प्र से प्रकाश हो गया। तो इसका नियम क्या है कि स्वर सहित र का संयोग हो रहा है। ग के बाद में र है तो र में स्वर भी शामिल है, र व्यंजन और अस्वर। ठीक है, और जब इसके पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो वो उसका जो र है वो पदेन अर्थात उसकी टांगों में चला जाता है। और जब स्वर से रहित बिना स्वर के ट व्यंजन, ठ व्यंजन, ड व्यंजन या ढ व्यंजन के बाद यदि कोई र आता है तो वो र भी पदेन को जो पद में तो लगता है लेकिन वो दूसरी शेप ले लेता है, जैसा कि इस ट्रेन के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं हम, ट्रक के अंतर्गत ला रहे हैं, ड्रामा के अंदर लाते हैं और ड्रम के अंदर लगाए फिर भी पैरों में। पहले वाले में वो सीधी तीर की भांति निकल जाता है और दूसरे वाले में वो एक अजीब टाइप की शेप ले लेता है। ठीक है, और तीसरा, जब हम त वर्ण में र मिला दिया तो त्र संयुक्त अक्षर का निर्माण हो गया। तो ये भी जो र लगा है ये भी पदेन पैरों में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको वर्ण विचारों के विषय में बताने का प्रयास किया है वो निश्चित रूप से आपके लिए सार्थक होगा। आपकी अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाएं दोनों के लिए उपयोगी होगा। आपके हर प्रकार की परीक्षाओं की मंगल कामना के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, मैं पीडी गोयल पीजीटी हिंदी आपके मैं जो अपनी वाणी है उसको अब मैं विराम देता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल।